वेलकम बैक साथियों। इंडियन पॉलिटी मैराथन जो यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करिए। तो संपूर्ण पॉलिटी के अंतर्गत शुरू करते हैं आज के वीडियो को। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने रखा था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 24 मार्च 1946 को भारत आए थे। संविधान सभा के गठन के लिए नवंबर 1946 में चुनाव हुआ था। संविधान सभा के गठन के लिए 3 जून 1947 के भारत संविधान की योजना की घोषणा के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी वह 299 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहां से प्रश्न बनता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहां से भी प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा 13 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यहां से प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां नियुक्त की, जिसमें प्रमुख थीं संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, परामर्श समिति जो मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित थी, तथा अगली है वार्ता समिति। संविधान सभा की परामर्श शाखा ने 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों तथा केंद्रीय विधान मंडलों के सदस्यों के पास भेजी, जिसमें प्रस्तावित संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकें। परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति के अन्य सदस्य थे एन के गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तल और डी पी खेतान। कुछ समय बाद बी एल मित्तल के स्थान पर एन माधवराव को तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति को यह कार्य सौंपा गया था कि वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर
संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करके उसे 8 फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष के सुपुर्द किया। 15 नवंबर 1948 के संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन समाप्त हुआ और इसी दिन संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। जिस दिन संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया उस दिन उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के उन अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया जो नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से संबंधित थे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। संविधान सभा का अंतिम दिन 24 फरवरी 1950 था और इसी दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। 26 फरवरी वर्ष 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात जो अंतरिम संसद थी वह संविधान सभा ही थी जिसको अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिन लगे थे। 24 फरवरी वर्ष 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के स्रोत आइए जानते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने कौन सा प्रावधान किस देश से लिया है, अपनाया है। सबसे पहला जो हमारे संविधान पर जो छाप देखने को मिलती है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन, उपबंध व प्रशासनिक विवरण भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, सिंगल सिटीजनशिप, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत अर्थात जुडिशियल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएस पे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जैसा कि आप हमारे देखते हैं हमारा संविधान है उसमें केंद्र ज़्यादा पावरफुल है राज्यों की अपेक्षा। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति अर्थात जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और
समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है। कहां से लिया गया है? जर्मनी का वाइमर संविधान से। अगला है सोवियत संघ पूर्व का संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। मूल कर्तव्य जो हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसे इन्हें 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। वहीं फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अगर वर्तमान में देखें संविधान में तो लगभग 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारत की जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव एवं भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। चाहे संघीय व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने का निश्चय किया गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। वहीं लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य है भारत की जनता की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है तथा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है, पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत का कोई धर्म विशेष धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष शब्दावली को संविधान की उद्देशिका में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में। समाजवाद तथा अखंडता शब्द भी संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। संविधान का उद्देश्य लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, मत, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता, पद एवं अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता के लिए बंधुत्व को प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और इसे संशोधित किया जा सकता है और संशोधन किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों संविधान के तत्व हैं और यह सामान्यतः संघात्मक संविधान के रूप में कार्य करता है और विशेष परिस्थिति में एकात्मक संविधान के रूप में कार्य करता है। विशेष परिस्थिति में अर्थात आपातकाल में। प्रोफेसर होयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय संविधान है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से लिया गया है।
आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत के संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। संविधान के प्रवर्तन के समय भारत में 4 वर्ग आवासा तथा दा के राज्य थे। साथ में संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों के 4 वर्ग को समाप्त कर दिया गया तथा संघ में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान समय में अगर देखें तो भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनका उल्लेख संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। वर्ष 2000 में गठित 3 नए राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कुछ भाग को काटकर बनाया गया, वहीं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और झारखंड बिहार से बनाया गया है। नए राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों के नामों, सीमा परिवर्तन आदि का अधिकार किसमें निहित है? संसद में। नए राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों के नामों, सीमा परिवर्तन आदि की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभ की जाती है और राष्ट्रपति ऐसा करने से पूर्व संबंधित राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करता है। राज्य विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने या ना प्राप्त करने दोनों की स्थिति में कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से 11 तक में प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत में जन्म से वंशक्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा तथा अर्जित भूभाग के सम्मिलन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। भारत में परित्याग द्वारा, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के द्वारा तथा केंद्रीय सरकार द्वारा नागरिकता के वंचित किए जाने पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में उन अधिकारों तथा संरक्षणों का वर्णन किया गया है जो व्यक्तियों के लिए मूलभूत हैं, अर्थात हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं कहां पर हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के अनुसार कुछ पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से हैं? जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद, महान्यायवादी के पद, राज्यपाल का पद तथा महाधिवक्ता का पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान द्वारा 7 प्रकार के मूलाधिकार दिए गए थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो हुआ था 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A में। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में,
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 14 के अधीन विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। वहीं विधियों का समान संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अनुच्छेद 15 के अधीन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अधीन भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात अवसर की समता अनुच्छेद 16 में प्रदान की गई है। वहीं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आप किसी के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव या उसके लिए शोषित नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए संसद ने वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जिसके नाम से 1976 में परिवर्तन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बना दिया गया। इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बना दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है तथा विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सम्मति के बिना उपाधि ग्रहण करने पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 व्यक्तियों को नहीं, तथा शेष मूलाधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वे भारत के नागरिक हों या ना हों। अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत मूलाधिकार केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 17, 18, 20 तथा 24 द्वारा प्रत्याभूत मूलाधिकार केवल विधायिका के विरुद्ध प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 सार्वजनिक समागम के स्थानों में पहुंचने या उनके उपयोग के बारे में समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का प्रतिषेध। अनुच्छेद 18 विदेशी उपाधि स्वीकार करने का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 परिसंकटमय नियोजन में बालकों को लगाने का प्रतिषेध द्वारा प्रत्याभूत अधिकार राज्य तथा प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, दोनों के विरुद्ध हैं, चाहे राज्य हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो। अनुच्छेद 19 द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं न्याययुक्त सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता तथा कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। दूसरा, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, किसी भी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता।
अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 में व्यक्तियों को मनमानी गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 द्वारा बेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 24 द्वारा बाल श्रम का निषेध किया गया है। वहीं अनुच्छेद 25 द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 29 द्वारा सभी नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 द्वारा धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मूल अधिकारों के हनन के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। यही रिट आर्टिकल 2 to 6 के तहत जो हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा 5 तरह के रिट जारी किए जा सकते हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर है। राज्यों के उच्च न्यायालय केवल अपने राज्य क्षेत्र में ही रिट जारी कर सकते हैं और उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय पूरे देश में कहीं भी रिट जारी कर सकता है। संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 35 से 51 तक में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अर्थात जो हमारे डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी कहां पर हैं? भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 51 तक में। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ऐसा स्वयं आर्टिकल 37 में कहा गया है, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में समाजवादी व्यवस्था लागू करने तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करे। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करे। तीसरा, समाज कल्याण को सुनिश्चित करे। चौथा, ग्राम पंचायतों का गठन करे। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाए। पर्यावरण का संरक्षण करें तथा वन्य जीवों की रक्षा करें। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करें। आर्टिकल 51। मूल संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इनके लिए एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चों
या यथास्थिति अपने पालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। हमारा संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अगर सरकार का प्रमुख पूछा जाए दैट इज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। इसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल की सहायता से करता है, ऐसा उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं हैं वह हैं व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है तथा 5 वर्ष के कार्यकाल को भी पूरा करने से पहले वह उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है या संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर उसे हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में उम्मीदवार होता है उसे नामांकन पत्र के साथ 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, राशि पूछी जा सकती है एग्जाम में। कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जैसे कि अमेरिका में है कि व्यक्ति केवल 2 ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति। भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति को प्रति माह जो वेतन मिलता है वह 5 लाख रुपए मिलता है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किए गए कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने अथवा संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में, यहां से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई संसद के किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? किसी भी सदन में। लेकिन यह कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा 14 दिन पूर्व, इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के एक सदन द्वारा पारित कर देने पर दूसरा सदन महाभियोग के कारणों की जांच करता है तथा जब दूसरा सदन महाभियोग के कारणों की जांच कर रहा होता है तब राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकता है तथा जांच के दौरान अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण भेज सकता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। भारत में अब तक 15 बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और 1 बार राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य का निर्वहन किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निपटाए जाते हैं। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद कहां भेजे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने
कार्यकारी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन एक बार किया है? तेरहवें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य केंद्रीय मंत्रियों तथा संघ शासन के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है तथा संसद का सत्रावसान कर सकता है और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। तो यहां से प्रश्न बना है कई बार एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं करता है? लोकसभा का विघटन, संसद का सत्रावसान, संसद के सत्र को आहूत करना या सत्र को स्थगित करना। तो जो सत्र को स्थगित करता है कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और इस अध्यादेश का कानूनी बल होता है। अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति के नाम से प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार ही करता है। राष्ट्रपति राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति करते हैं तथा विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी प्रश्न पर परामर्श मांग सकता है, लेकिन ना तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राज्यों में आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, राज्यों में आपात अनुच्छेद 356। भारत में उपराष्ट्रपति का पद भी सृजित किया गया है, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64। अभी हाल ही फिलहाल में जगदीप धनखड़ जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, जो उपराष्ट्रपति हमारे थे, तो इसलिए पद अभी चर्चा में बना हुआ है। उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र किसको सौंपा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करता है तथा इस अवधि के समापन के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। जो हाल ही फिलहाल में जगदीप धनखड़ जी अपने पद से त्यागपत्र देकर पदमुक्त हुए हैं। संघ शासन की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यदि उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य अथवा अन्य किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो
तो कोई अन्य व्यक्ति अथवा पदाधिकारी उसकी जगह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं संभालता है। पॉइंट याद रखने वाला है कि यदि उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य या अन्य कारणों से अनुपस्थित है, असमर्थ है कार्य करने में, तो उसकी जगह अन्य कोई पदाधिकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। उपराष्ट्रपति उसके कार्य को देखते हैं, ऐसा उपराष्ट्रपति के मामले में नहीं है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए आवश्यक है कि वह राज्यसभा इस प्रकार के किसी संकल्प को समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित करें तथा उस संकल्प को लोकसभा द्वारा भी साधारण बहुमत से स्वीकृत किया जाए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उस व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के पद पर की जाती है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के शासन की जानकारी राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहें किसी मंत्री को उससे पद से हटा सकता है, लेकिन उसकी यह शक्ति किसके अधीन है? राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार ऐसा कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रत्येक मंत्री को अपने पद को धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सामान्यतः उसी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन संसद के किसी सदन का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बन सकता है, नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस अवधि की समाप्ति से पहले ही उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती हैं और प्रधानमंत्री ही इन बैठकों की अध्यक्षता करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को लोकसभा में अविश्वास पारित करके हटाया जा सकता है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। अर्थात आर्टिकल 79 संसद के गठन का उल्लेख करता है। हमारी संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारत में संसदीय ढांचे की शासन पद्धति को अपनाया गया है जो बहुत कुछ ब्रिटिश शासन पद्धति पर आधारित है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह कितनी है? 245। अर्थात कहां पर इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा अनुभव रखने वाला 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामजद किया जाता है। राज्यसभा के 233 सदस्य राज्य या संघ राज क्षेत्रों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति 2 अप्रैल 1954 को हुई। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा वह राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, किसके लिए मिलते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए।
राज्यसभा ऐसा सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या संविधान द्वारा 550 निहित की गई है, जिसमें से 530 का चुनाव राज्यों के वयस्क मतदाताओं द्वारा, 20 का चुनाव संघ राज्य क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। अगर वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो वह है 543। प्रथम लोकसभा का साधारण निर्वाचन 1951-52 के शीतकाल में हुआ था तथा पहली लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल 1957 को विघटित कर दी गई थी। सामान्यतः लोकसभा की जो अवधि है वह 5 वर्ष की होती है, लेकिन 5वीं लोकसभा की अवधि को 6 वर्ष कर दिया गया था क्योंकि उस समय देश में राष्ट्रीय आपात लागू था। भारत में अब तक लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा के सदस्य सदन के कार्यों के संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह अपने बीच से ही अध्यक्ष को चुनते हैं, उपाध्यक्ष को भी अपने बीच से ही चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, अर्थात जिसे कास्टिंग वोट भी कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अगले अध्यक्ष के चुनाव तक अपने पद पर बना रहता है। यह एक ऐसा पद है जो लोकसभा के विघटित होने पर समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे जीवी मावलंकर। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही चुनते हैं। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। संसदीय स्थायी समितियां हैं कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति, नियम समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति तथा लाभ के पदों संबंधी समिति। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 2/3 तथा राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भारत में सितंबर वर्ष 1993 से नई संसदीय समिति प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। यह समिति दोनों सदनों के सदस्यों से गठित होगी तथा इस समिति में लोकसभा के 30 तथा राज्यसभा के 15 सदस्य शामिल किए जाएंगे। कानून निर्माण हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कानून निर्माण हेतु जो विधेयक होता है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वाचन होते हैं। धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार प्राप्त है। कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उस विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसे पारित मान लिया जाता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्य की सभी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की जाती हैं। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन विशेष स्थिति में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन वह इस अवधि के पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है या उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकता है तथा राज्य विधान मंडल के सदन के सत्र को आहूत कर सकता है या सत्र का अवसान कर सकता है, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल सामान्य निर्वाचन के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में एक या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा पावर उसे अनुच्छेद 213 में दिया गया है और ऐसे अध्यादेश का 6 माह तक कानूनी प्रभाव रहता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुछ ऐसे व्यक्तियों को नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष या व्यवहारिक ज्ञान हो। जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश तब कर सकता है जब उसे संज्ञान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सम्मति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना राज्यपाल को दे। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है, जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक कि उसे विधानसभा के बहुमत का विश्वास हो। राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है और उच्च सदन को विधान परिषद। राज्य की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे, यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण प्रत्येक राज्य का विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा केंद्रीय संसद द्वारा निर्धारित प्रणाली द्वारा किया जाता है। विधानसभा की जो अवधि है वह 5 वर्ष है। इसे पहले विघटित किया जा सकता है तथा आपात स्थिति में इस अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में।
संविधान के अनुसार विधानसभा की गणपूर्ण संख्या कुल सदस्यों का 1/10 है, परंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है। राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर या फिर समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है, लेकिन समवर्ती सूची के मामले में यदि केंद्र भी कानून बनाता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से संचालित करता है। केवल 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में किया गया है। भारत संघ और राज्य दोनों के लिए न्याय की एक प्रणाली है जो संघ और राज्य की विधियों का प्रशासन करती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। उच्चतम न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अर्थात कुल 34 न्यायाधीशों से होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु या नियत पदावधि विहित नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर रहता है यदि वह त्यागपत्र नहीं दे देता या संसद द्वारा पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटा दिया जाता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के विषय पर संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने के समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है कितनी है? 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई व्यक्ति कोई प्रश्न उपस्थित करता है तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु अवधारित करता है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 में 100 विषय जिस पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति किसको है? केंद्र को। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में 61 विषय हैं जिस पर विधि बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में 52 विषय हैं जिस पर विधान बनाने की शक्ति संसद या राज्य विधानमंडल दोनों को है, लेकिन एक ही विषय पर संसद और राज्य की विधि में विरोध होने की दशा में संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के विभाजन की योजना संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं होती। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन कर सकता है।
वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है। पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वर्ष 1951 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पेप्सू अब पंजाब राज्य में लागू किया गया था। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से ही इस संबंध में प्रावधान बना सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई व्यक्ति विदेशी सरकार से कोई उपाधि अथवा सम्मान प्राप्त कर सकता है। लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी निकाय है जिसकी संस्तुतियों को सरकार अस्वीकार भी कर सकती है। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के माध्यम से प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में दिए जाने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहां से प्रश्न देखने को मिला है एग्जाम में। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने वर्ष 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। निर्वाचन संबंधी अपराध के दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय सीमा तक अथवा जीवन भर के लिए निर्वाचन के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लोकसभा के प्रश्नों को स्वीकार करना, नियमित करना अथवा नियम विरुद्ध घोषित करना आदि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद और राष्ट्रपति के मध्य एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति और संसद के मध्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके पारित होने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं, शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति सार्वजनिक व्यय से संबंधित उन तथ्यों पर विचार करती है कि धन का व्यय उसी रूप में किया गया है या नहीं जिस रूप में उसे अधिकृत किया गया था। लोक सेवा आयोग का सदस्य यदि मानसिक व शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना ही उसे आदेश से हटा सकता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियंत्रण होता है। अंतर्राज्यीय परिषदों को संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन प्रावधानित किया गया है। आम चुनाव में कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 2 संसदीय क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के लिए सर्वाधिक आरक्षित स्थान कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में। मूल अधिकारों से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। एक आर्टिकल 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय, वहीं आर्टिकल 226 माननीय जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उसमें। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के संपूर्ण भाग अथवा किसी एक भाग में क्रियान्वित करने के लिए संसद बिना किसी राज्य की सहमति से किसी भी प्रकार का कानून निर्मित
कर सकती है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह आवंटन के संबंधित निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों एडोक जज की नियुक्ति की प्रक्रिया फ्रांसीसी न्याय प्रणाली पर आधारित है। भारत में सर्वप्रथम पारिवारिक न्यायालय की स्थापना जयपुर राजस्थान में की गई थी। कहां पर? जयपुर राजस्थान में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। उसे भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है। बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्य सरकारों ने पंचायतों एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित किए हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन वर्ष 1951 ईस्वी। यह संविधान संशोधन संविधान सभा के माध्यम से ही संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। अगला है 10वां संविधान संशोधन। यह हुआ था वर्ष 1961 ईस्वी में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्रों दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 12वां संविधान संशोधन वर्ष 1962 ईस्वी में। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 14वां संविधान संशोधन वर्ष 1963 ईस्वी। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। अगला 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। अगला है 18वां संविधान संशोधन वर्ष 1966। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब तथा हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। अगला 27वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1971 ईस्वी में। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। अगला 35वां संविधान संशोधन वर्ष 1974। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। अगला है 36वां संविधान संशोधन वर्ष 1975। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला है 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 ईस्वी। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे। अगला है 53वां संविधान संशोधन वर्ष 1986 ईस्वी। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है 55वां संविधान संशोधन वर्ष 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। नेक्स्ट इज 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989। इसके द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। नेक्स्ट इज 69वां संविधान संशोधन वर्ष 1991। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा
और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। अगला है 71वां संविधान संशोधन वर्ष 1992। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। अगला है 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1993। इसके अंतर्गत संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अगला है 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। अगला है 84वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 1926 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। अगला 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। अगला है 91वां संविधान संशोधन 2003। दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय मान्यता केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य का 15% होगा। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।